हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। जय श्री श्याम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस। आपने जो मेरे लास्ट के 2 ब्लॉग्स थे इवान के साथ और एक हमारा आउटिंग का था, उसको आपने बहुत अच्छा प्यार दिया मतलब स्टार्टिंग में। तो थैंक यू सो मच। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप जाकर इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप और भी अच्छे वीडियोस और आप देख पाएँ। जैसे कि आज मैं आपके साथ एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जिसमें मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखा है शायद उसको माइंड में होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। तो बेसिकली आज मैं थोड़ी सी बात करने वाली हूँ थोड़ा डिफरेंट एक टॉपिक पे, एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आजकल की जो जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो 12th पास कर चुके हैं और या फिर 12th में हैं, तो उनका अपना टेंशन रहता है कि आफ्टर 12th या फिर 12th हो गया, अब हमने नीट दिया है, कोई नीट, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, बहुत ज़्यादा तैयारियां करते हैं। नीट देख लो, नीट का एग्ज़ाम हो गया, CUT हो गया, फिर एम्स टैली हो गया, PGI हो गया, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के अपने एंट्रेंस होते हैं, कुछ आपके नॉर्मली एंट्रेंस होते हैं जो बच्चे देते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन है कि अभी लाइफ में आगे करना क्या है। या तो उनके पास एक गाइडेंस नहीं है, फर्स्ट पॉइंट, कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है जो अभी कुछ गाइडेंस उनको नहीं मिल पा रही है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि गाइडेंस तो है लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस इस टाइम पे बहुत सारे हैं। या फिर थर्ड पॉइंट ये भी हो सकता है कि वो चूज नहीं कर पा रहे हैं कि उनके लिए बेस्ट क्या है। मतलब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि कोर्स तो हम कर लेंगे, लेकिन जॉब, देखो कोर्स आपको कोई भी करवा देगा, ये आपको भी पता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, जिसमें से एक MATB हो गया, या फिर आप NCR में लोगे तो आप गलगोटिया हो गया, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं। यूपी में तो बहुत सारी स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी हैं। या आप उत्तरांचल ले लो, उत्तरांचल में ज़्यादातर आप ANM, JNM, BSc नर्सिंग, इन सब के बारे में आप देखोगे कि वहाँ पे बहुत सारे मतलब डायरेक्ट एडमिशन्स भी होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी अपने खुद के एंट्रेंस के बेस पे लेती है, ठीक है। तो ये सारा माइंड में रहता है। तो इसमें कोई स्टूडेंट का कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि इस टाइम का जो अभी का जो कंपटीशन है बहुत हाई लेवल का है। अगर आपको पता हो, जो नीट दे रहे हैं बच्चे, उनको ऑफिस से बात पता होगा, इवन पेरेंट्स को भी पता होगा कि आज के टाइम में नीट का कंपटीशन क्या है। ये है बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। नीट के लिए हर साल बच्चा 25 लाख प्लस अप्लाई करता है, मतलब हर साल 1.5-2 लाख बच्चा बढ़ रहा है, ठीक। हर साल उसका लेवल बढ़ रहा है, हर साल उसका कंपटीशन बढ़ रहा है। इस बात की आप बात करोगे तो पेपर कितना टफ आया था। फिजिक्स का जो सेक्शन था वो बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ था, एग्जाम बहुत ज़्यादा लेंथी था। तो अगर लास्ट टाइम अगर कोई स्टूडेंट है XYZ, अगर उसका स्कोर आया है 450, तो इस बार आके वो डाउन में चला गया, उसका 300 आ गया है। तो आप सबको देख सकते हो कि उसका कितना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम फेस हुई है, ठीक है। अब इसमें देखो, हाँ, स्टूडेंट का एक मिस्टेक होता है, इसमें हम बात करते हैं। स्टूडेंट की ये मिस्टेक होती है कि वो एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। एनालाइज मतलब कि वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। इवन बच्चे 3-3, 4-4 साल अप्लाई करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। और अगर नीट हम दे रहे हैं या फिर हम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो साइड बाय साइड हमें क्या लेके चलना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट, ठीक है। देखो, हर एक बच्चा डॉक्टर नहीं होता और हर एक बच्चा नर्स नहीं होता है, ठीक है। अब एक जो पूरा हॉस्पिटल है, जो हमारे हम लोगों के लिए होता है कि हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो डायरेक्टली हम हॉस्पिटल में जाते हैं। तो उसको सिर्फ हैंडल सिर्फ डॉक्टर नहीं करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि मैं कुछ कोर्सेज के आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फर्स्ट, जो आज अभी स्टूडेंट जो करते हैं, ऐसे फर्स्ट नीट को भी हम साइड रख देते हैं, नीट का बहुत डिफरेंट है। बट आफ्टर नीट जो बच्चे सबसे पहले सोचते हैं माइंड के अंदर, BSc नर्सिंग, राइट, सेकंड B फार्मा, राइट, थर्ड BSc बायोटेक। आजकल BSc बायोटेक का भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, इवन उसका डिग्री अच्छा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। थर्ड BSc बायोटेक हो गया। फोर्थ आपका रेडियोलॉजिस्ट हो गया, BSc इन रेडियोलॉजिस्ट हो गया। उसके बाद आपका BPT,
बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हो गया, उसके बाद आपका जैसे लैबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, मेडिकल लैब टेक्नीशियन हो गया, ओटी हो गया, उसके बाद सारे वही कोर्सेस आ जाते हैं। बट अगर हम टॉप 5 की बात करें तो बच्चों के जो माइंड में रहता है सबसे पहले रहता है वो नर्सिंग। पहले से फीमेल से आते थे नर्सिंग के अंदर, बट अभी लड़के भी जान लगे, मेल पर्सन भी जान लगे हैं उसके अंदर, ठीक है। बट इसमें हमें ये देखना चाहिए कि उसमें क्राउड कितना है। मैं ये नहीं कहती कोर्स बेकार, देखो कोर्स कोई भी बेकार नहीं होता है, सारे कोर्सेज अच्छे हैं, लेकिन सबकी अपनी एक स्ट्रेंथ, मतलब सबका अपना एक कंपटीशन होता है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग में सेम बच्चा अप्लाई करता है जो नीट में अप्लाई कर रहा है। अगर नीट में अगर 25 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, सेम बच्चा आपको बीएससी नर्सिंग के लिए भी मिलेगा। आपने शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा, बीएससी नर्सिंग के लिए बच्चे कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, स्टेट से बाहर भी जाते हैं। जैसे कि बच्चे सी नेट का देते हैं, जो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी वाला होता है, वो भी देते हैं, बट उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, राइट। उसमें स्टेट पैरामेडिकल काउंसलिंग से आपका एफिलेटेड आपको जो कॉलेज होते हैं वो सी नेट मांगते हैं, जो यूपी के बच्चे उनको पता ही होगा। एम्स दिल्ली दे लो, बहुत खतरनाक उसकी कट ऑफ है। एक स्टेट है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे फिर भी आपको कुछ यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएंगे, कुछ मेरे नॉन में भी हैं। अगर किसी को ऐसा है कि जो बीएससी नर्सिंग में जाना चाहता है और किसी को डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो वो मुझे डीएम कर सकता है, ठीक है। आपका नहीं पता कि एडमिशन है या नहीं है, वो फिर मुझे एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका पता नहीं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सीट फुल हो चुकी है। बट ये एक थोड़ा सा एक मैं वो बता दूं कि बच्चे कहाँ कहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कंपटीशन से थोड़ा हटके सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप उठा के कोई भी कोर्स कर लो, देखो उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है। आप एक कोर्स के ऊपर 5 लाख 6 लाख 7 8 लाख तक लगा भी दोगे, लेकिन उसके बाद अगर आपके पास सैलरी नहीं है, सैलरी आपको मिल रही है कोई 10,000 12,000 15,000, तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका, राइट। आज का टाइम क्या है, बच्चों को टेंशन है जॉब की, अच्छा सैलरी की, अच्छी ग्रोथ की, प्लेसमेंट की, राइट। तो प्लेसमेंट आपको क्या मिल सकती है? अगर हम बीएससी नर्सिंग के बाद भी अगर देखेंगे तो आप जा सकते हो बीएससी बायोटेक में। बीएससी बायोटेक में क्या है कि इस टाइम पे इंटीग्रेटेड डिग्री है। बीएससी बायोटेक में आपका इंक्लूड है आपका मास्टर, आपका बीएससी प्लस एमएससी दोनों हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप फॉरेंसिक में जा सकते हो, आप लेबोरेटरी टेक्नीशियंस में जा सकते हो, आप फॉरेंसिक में जा सकते हो, और भी काफ़ी चीज़ें उसकी आपको गूगल पे अगर आप नॉर्मली सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएंगी। आपको पर्सनली मुझसे पूछना हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आप फिजियोथेरेपी का ले सकते हो। थेरेपी बहुत अच्छा कोर्स है इस टाइम पे, क्योंकि आप देखोगे आपके पूरे परिवार में, आप कहीं पे भी देख लो, किसी ना किसी प्रॉब्लम है, मसल्स की प्रॉब्लम है, किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम है, किसी के पैरों में पेन है। मतलब आजकल क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुके हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले की जो हमारी मदर थी या फिर हमारी ग्रैंड मदर थी, तो वो क्या करते थे, पहले हाथ से कपड़े धोना, सब चीज़ें अपने आप करना। बट अभी क्या है, कपड़े धोने हैं वॉशिंग मशीन से धोने हैं, ठीक है। हम सारे अभी हाउसवाइफ नहीं है, हम वर्किंग वूमन है, तो हम सबको क्या करते हैं कि कोई अपने घर में मेड रखता है तो वही सारा कर रही है। इवन कुकिंग के लिए भी हम कुक रख लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, पूरा दिन हम 8 to 9 आवर्स वहाँ पे चेयर पे बैठते हैं लैपटॉप के सामने। लैपटॉप में इतना वाइब्रेशन होता है, आप यकीन नहीं मानोगे, जब आप काम करते हो तो उससे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपके मसल्स को। ये किसी को भी नहीं पता होगा, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो। इसलिए फिजियोथेरेपी इस टाइम पे बहुत अच्छा स्कोप है। देखो फिजियोथेरेपी करने के बाद सबसे पहली बात है कि जो बच्चे का एक ड्रीम होता है कि मुझे डॉक्टर लेवल, मतलब नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। मैंने तो बहुत सोचा था अपनी लाइफ में कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, ठीक है, लेकिन नहीं, मेरी तो लाइन ही डिफरेंट होती चली गई। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी मेरी हिस्ट्री के बारे में। तो बेसिकली ये होता है। तो फिजियोथेरेपी आप ले सकते हो क्योंकि इसमें आप अपना सेंटर भी ओपन कर सकते हो, बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है। उसके बाद आप रेडियोलॉजिस्ट में जा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि रेडियोलॉजिस्ट बेस्ट ऑप्शन। रेडियोलॉजिस्ट में आप बीएससी कॉन्सेप्ट में जाओ, आप बीएससी ऑनर्स करो। बीएससी ऑनर्स में भी इंटीग्रेटेड डिग्री है जिसमें आपका बीएससी प्लस एमएससी कंप्लीट हो रहा है। आप 4 फील्ड में एक्सपर्ट हो रहे हो। एक आपका सिटी स्कैन है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है। सिटी स्कैन एमआरआई का आप आउट ऑफ इंडिया स्कोप सर्च करो, आप हैरान हो जाओगे वहां की सैलरी देख के, वहां का ग्रोथ पार्ट देख के। मतलब आप क्यों डॉक्टर लाइन में भाग रहे हो? मतलब अगर आपका नीट क्रैक नहीं हो पा रहा है तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नीट के साथ साथ कोई कोर्स करो। आप नीट दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एक बार आपने कोचिंग ले ली नीट की, सेकेंड टाइम पे आपको खुद को पता चल जाएगा कि कैसे हमें स्टडी करनी है।
आप अपनी लाइब्रेरी नियर बाई आप लाइब्रेरी में जाके स्टडी कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स होती हैं। आज के टाइम में यूट्यूब आपको, गूगल आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन देते हैं। तो आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, नीट के साथ साथ आप कोई कोर्स लेके चलो। देखो, वी आर इंडियन, इंडिया के अंदर हर एक पेरेंट इतना कैपेबल नहीं है जो MBBS के लिए अपना प्राइवेट पे आपका 1 से 2 करोड़ रुपए लगा देगा, राइट। या फिर अगर 4 साल या 5 साल अगर आप घर पे बैठे हो तो वो उतना सर्वाइव कर पाएंगे। इंडिया के अंदर 60% ऐसा हमारा पेरेंट है जो फार्मर है, किसान है। आप यूपी देख लो, हरियाणा देख लो, वहाँ पे किसान है, फार्मर है। तो वो कैसे आप MBBS के लिए या उसके लिए आपका 1 से 2 करोड़ रुपए लगा देंगे? या अगर आप 3 साल कुछ नहीं कर रहे हो, 4 साल से पढ़ाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी लगता है कि कब तक, राइट। तो वो चीजें हमें अभी आगे चल के, मेरा मेन आज इस ब्लॉग का ये था, मैंने कभी, मतलब मेरे माइंड में ऐसा नहीं था कि मुझे ब्लॉग करना है, कुछ करना है, बट अभी रिसेंट में जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि ऑलरेडी मैं सेम लाइन से हूँ, मुझे 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है काउंसलिंग का, स्टूडेंट का, सब चीज़ों का। मेरे पास डेली पता नहीं कितने सारे बच्चे आते हैं, अभी भी मेरे पास कॉल्स आती हैं कि मैम नहीं हो पा रहा, क्या करें, इतना रैंक आया है, नीट का ये नहीं हुआ, नीट की दोबारा कोचिंग लेंगे। ठीक है, कोचिंग आप लो, बट साइड बाय साइड आपको कुछ और भी प्लान करना चाहिए। मेरा ये सजेशन है, एटलीस्ट अगर 3 साल के बाद या 4 साल के बाद अगर नीट आपका नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट आपके हाथ में एक तो कोर्स होगा कि आप उसके बाद डायरेक्टली जॉब ले सकते हो। अगर 3 साल के बाद आप सोचोगे कि आपको कुछ और करना है तो आपके वो 3 साल वेस्ट हुए, दोबारा से आप किसी कोर्स में जाओगे तो प्लस वो 3 से 4 साल, टोटल आपका 7 ईयर आप खराब कर रहे हो। 7 ईयर का मतलब है जहां आपने 17 ईयर्स में अपना 12th कंप्लीट किया था, नॉर्मली बच्चे कर लेते हैं 17 या 18 में, वहीं जब आप 25 से 26 के हो जाओगे, जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे, उसमें आपका एक डाउनफॉल क्या है? डाउनफॉल आपका जॉब का है। आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ होगा जो अभी टीनेजर्स हैं, हो सकता है कि उन्हें 17 साल की उम्र के बाद ही कोई कोर्स ऑप्ट कर लिया हो, और वो जब 21 साल के हुए हैं तो वो आपके साथ इंटरव्यू के टाइम पे खड़े हैं, आप उनके साथ इंटरव्यू दे रहे हो 20 या 21 साल के बच्चों के साथ। ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जॉब के लिए टीनेजर्स में एज क्राइटेरिया है, बहुत मैटर करता है। जैसे जैसे देखो हमारी एज बढ़ती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं, तो हेल्थ सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप ऑफ नहीं कर सकते, मतलब छुट्टी आप नहीं ले सकते, आपको डे नाइट भी काम करना पड़ेगा। कई बार इमरजेंसी आती है, जैसे कोविड आया था, कोविड में क्या हुआ था, डे नाइट काम किया था, स्पेशली मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियंस ने। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन देख लो, OT असिस्टेंट आप देख लो, रेडियोलॉजिस्ट देख लो, थेरेपी सेंटर्स देख लो, मतलब मेडिकल सेक्टर कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा के देख लो, कोविड के टाइम पे सबने डे नाइट काम किया था। तो उस टाइम पे कोई एक्सक्यूज ही नहीं चला था कि किसी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है या कहीं शादी है, कुछ भी। तो मेन आज के ब्लॉग का एक यही पर्पस था कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हैं, या फिर जो पेरेंट हैं और वो नहीं समझ पा रहे हैं, या बच्चे उनको नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्या करना है, तो आई थिंक सबसे बेस्ट पॉइंट ये कि आप थोड़ा चीज़ों को समझो, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, और आप सर्च करो। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बोला और आप उस चीज़ को यकीन कर लो, बिल्कुल मत करना, रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं कभी भी नहीं करूँगी, कोई मुझसे कहेगा, मैं क्या करूँगी, पहले मैं गूगल करूँगी आफ्टर नीट हम क्या कर सकते हैं। नॉर्मली आप सर्च करो, नीट क्रैक नहीं हुआ, फिर हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल सेक्टर में टॉप 5 कोर्सेज क्या हैं, मेडिकल सेक्टर में ग्रोथ क्या है, ठीक है, सक्सेस पॉइंट क्या है, सैलरी क्या है, मतलब बहुत सारे आपके पास टॉपिक है, गूगल है, और आजकल तो AI आ चुका है। आप AI का बेनिफिट लो ना, आपने 12th पास कर लिया तो आपको सब चीजें पता है, तो आप उसका बेनिफिट लो। जितने भी पेरेंट है जो मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं, तो अगर आप मुझसे DM करके अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे DM कर सकते हैं। सबसे पहले प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप मेरी ब्लॉग में देखोगे इससे रिलेटेड वीडियो। हो सकता है नेक्स्ट मेरी प्लानिंग जो है कि मैं किसी भी एक कोर्स को उठा के उसके बारे में पूरा आपको सारी चीजें बताऊं कि उसका क्या करियर ग्रोथ है, क्या सैलरी पैकेजेस हैं, कैसे आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर नीट के बारे में, राइट। क्योंकि एक ही ब्लॉग में या एक टाइम पे मैं आपको ज्यादा चीजें नहीं समझा पाऊंगी और आप भी बोर हो जाओगे, राइट। ये मैथमेटिक्स कहता है, अभी आप मुझे सुन रहे हो, आपके माइंड में सिर्फ 70% चीजें स्टोर हुई हैं,
30% आप भूल जाओगे बाद में, राइट। तो हम ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा बोर कर रही हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करती हूँ, कोई स्टूडेंट अगर मेरे पास आता है, मुझसे कहता है कि मैम हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम कैसे उसको सॉल्व करें या फिर आगे चल के हम क्या करें, तो मैं समझाती हूँ। काफ़ी बच्चे होते हैं जो समझ जाते हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको पुश नहीं करना है। ये मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, अगर बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल नीट नहीं कर पा रहा है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप उसको पुश मत करो। सॉफ्टली उसके पेरेंट बन के नहीं, उसके फ्रेंड बन के आप उनसे बात करो, उनकी प्रॉब्लम को समझो और फिर उनको आगे आप बढ़ने दो, क्योंकि बच्चा खुद एक माइंड से बहुत डिस्टर्ब हो चुका है इस टाइम। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच। आप नए ब्लॉग के साथ जल्दी मिलेंगे एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब कर लो। जो भी आपको मुझसे क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप मुझे DM कर सकते हो, मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट होकर आपसे बात कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम है। जय श्री श्याम, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।